चलिए ध्यान देते हैं। देखो पिछली क्लास में मैंने सीखा था कि गुप्त एम्पायर में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दिया था कि गुप्त एम्पायर का जो है फाउंडर कौन है, गुप्त एम्पायर यानी गुप्त साम्राज्य कैसे कहलाया। ठीक है, इसको मैंने सिखाया था कि 275 ईस्वी से लेकर के ये 550 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने दे दिया था। इनमें से मैंने ये भी बता दिया था कि जो गुप्त साम्राज्य संस्थापक श्रीगुप्त कैसे बनता है और उसके बाद आगे क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम सिखाया था, उसके बाद फिर सिखाया समुद्रगुप्त कैसे आया, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कहानी क्या हुई और नवरत्न किसके यहाँ पर हुए, उनमें से प्रमुख नवरत्न कौन थे। ठीक है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी मैंने आपको सभी बातें सिखा दिया था। ठीक है, अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जिसका अंतिम पार्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था। देखिए गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का एक नाम होता है कुमारगुप्त। क्या नाम होता है? कुमारगुप्त। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त जो था, इसने उपाधि धारण की थी, उसका नाम है महेंद्रादित्य। क्या नाम है? महेंद्रादित्य। ठीक है, महेंद्रादित्य, इसका शासनकाल 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक होता है। कब तक? 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक होता है। समझ जाओगे ना? इसको लिख कर इसलिए रखा जाता है ताकि कम समय में अधिक काम हो सके। ठीक है, जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि भारत में महायान शाखा संबंध रखने के लिए एक बनवाया गया था विश्वविद्यालय, जो कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। उसका नाम है नालंदा। क्या नाम है? नालंदा। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। और इसमें आप जानते हैं कि ये कहाँ? वर्तमान के बिहार के लोकेशन में। ठीक है, और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? आप जानते हैं कि एक आया था गौरी के साथ, जो आपके जानते हैं गुलाम आए थे, उसके उनमें से एक नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। कॉपी ना करना कभी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ये आया था और ये नष्ट करते हुए बंगाल तक पहुंच गया था। और बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को परास्त करके उनकी राजधानी लखनऊ पर उसने अधिकार कर लिया था। और ये जानकारी कैसे मिलती है? तो लक्ष्मण सेन के एक दरबारी कवि होते हैं, उनका नाम क्या है आप बताएंगे, और उनकी पुस्तक क्या है आप बताएंगे, हमने कई बार सिखाया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया है? ध्यान रखेंगे, कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया है? कुमारगुप्त ने। अहम सवाल, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त कार्तिकेय का उपासक था। कार्तिकेय कहे तो भगवान शंकर के, आप जानते हैं गणेश और कार्तिकेय जानते हैं, एक उनका पुत्र था जो कार्तिकेय, जिसकी दक्षिण भारत में पूजा होती है। इनका प्रमुख वाहन माना जाता है मयूर। मयूर कहे तो मुरैला। ठीक है, इस प्रकार से कुमारगुप्त ने जो मयूर शैली के सिक्के चलाए। ये मयूर शैली के सिक्के क्या होता है? सिक्कों पर मयूर यानी मोर की आकृति बनवाया। ठीक है, तो ऐसे सिक्कों को मयूर शैली के सिक्के कहते हैं। समझ रहे हैं ना? मयूर शैली के सिक्के किसने चलवाए? आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। ठीक है, और व्याघ्र शैली के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्यों चलाया था? क्योंकि हमने सिखाया था शकों का नाश किया था, और शकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। समझ जाएंगे ना? इस प्रकार से व्याघ्रहंता ये सिंहहंता की उपाधि धारण करते हैं। समझ जाओगे ना? इनको ध्यान रखेंगे। तो मयूर शैली सिक्के किसने चलाए? कुमारगुप्त ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो कुमारगुप्त है, इसके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं। मेरा ये पॉइंट है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त के। सर्वाधिक अभिलेख मतलब पत्थरों पर लिखी हुई कलाकृतियां यानी बातें, उसे कहते हैं अभिलेख। समझ जाओगे ना? तो सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त के। समझ जाओगे ना? इनमें से एक अभिलेख है दशपुर अभिलेख। कौन? दशपुर अभिलेख, जिसका प्रयोग विश्व में पहली बार किया गया था विज्ञापन के लिए। विज्ञापन मतलब जानते हैं, जैसे आज जानते हैं कि विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगवा दी जाती है। ऐसे ही अपनी बात को प्रचारित करने के लिए पहली बार कौन सा अभिलेख का प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा दशपुर अभिलेख। ठीक है,
ये विश्व का प्रथम ऐसा अभिलेख था जो विज्ञापन के तौर पर प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार अभिलेख के माध्यम से, ये स्तंभ लेख के माध्यम से किसने जनता को संबोधित किया अर्थात अपनी बातों को पहुंचाया? आंसर होगा जाएगा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था उसका नाम है सम्राट अशोक। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए सबसे पहली बार अभिलेख का प्रयोग किया कौन? तो सबसे पहली बार अभिलेख का प्रयोग किया था ईरान का शासक था दारा प्रथम। याद रखोगे, पहली बार अभिलेख का प्रयोग किसने किया? दारा प्रथम ने। ठीक है, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए किसने प्रयोग किया? सम्राट अशोक ने। लेकिन विज्ञापन के तौर पर किसने प्रयोग किया? आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। विश्व में पहली बात है, समझ जाओ कितनी बातें, इनको ध्यान रखना। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। ठीक है, कार्तिकेय के उपासक थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के। इतनी बातें आपको कुमारगुप्त से याद रखना होगा, समझ जाएंगे। आगे देखिए, अगला नाम आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन काल होता है 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, इनके समय में सर्वाधिक पूर्ण आक्रमण होते हैं। पूर्ण आक्रमण ये बर्बर जातियां थी। ठीक है, सर्वाधिक पूर्ण आक्रमण होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए सबसे ज्यादा पूर्ण आक्रमण किसके समय होते हैं? तो सर्वाधिक पूर्ण आक्रमण होते हैं, पूर्ण आक्रमण होते हैं स्कंदगुप्त के समय। किसके समय सर्वाधिक पूर्ण आक्रमण होते हैं? स्कंदगुप्त के समय। और ये ध्यान रखेंगे कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक होता है। ठीक है, लेकिन स्कंदगुप्त के समय सर्वाधिक पूर्ण आक्रमण तो हुए, लेकिन उन पूर्ण आक्रमणों से लड़ते लड़ते जो स्कंदगुप्त है 466 ईस्वी में हूणों को बुरी तरह परास्त कर दिया। यानी कि एक प्रकार देखा जाए जो हूण थे इनको अस्तित्वहीन कर दिया था। समझ जाएगा ना? इस प्रकार से जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त को गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी या अंतिम शक्तिशाली शासक के नाम से जानते हैं। समझ जाओगे ना? ध्यान रखेंगे। स्कंदगुप्त से कितने सवाल? सर्वाधिक पूर्ण आक्रमण किसके समय हुए? स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी आते आते हूणों को बुरी तरह परास्त कर दिया, अर्थात इन्हें अस्तित्वहीन कर दिया। इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का अंतिम पावरफुल शासक कौन कहलाता है? आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। समझ जाओगे ना? आगे बात करते हैं, आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त से कौन कौन सवाल बनेंगे? भानुगुप्त एक महत्वपूर्ण सवाल कि सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? सबसे पहले आंसर हो जाएगा भानुगुप्त के स्तंभ लेख से। और भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख है? तो आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। कौन सा? एरन अभिलेख। ध्यान रखेंगे। भानुगुप्त के एक सेना नायक थे, उनका नाम था गोपराज। क्या नाम था? गोपराज। गोपराज की पत्नी का नाम था गोपाबाई। क्या नाम था? गोपाबाई। ठीक है, गोपराज की पत्नी का नाम था गोपाबाई। युद्ध लड़ते लड़ते जो भानुगुप्त है, इनके सेना नायक गोपराज जब मारे जाते हैं तो इनकी डेड बॉडी के साथ गोपाबाई को भी जिंदा जला दिया जाता है। इसे सती प्रथा कहा जाता है। इस प्रकार से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य, ये पहली बार साक्ष्य कहां से प्रदान होते हैं? आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख से। बात समझ जाओगे? यहां से इतने सवाल बनता है कि सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ठीक है, किसे जलाया गया? गोपराज की पत्नी। समझ जाएंगे ना? ये बात है। एरन अभिलेख ये घटना कब की है? ये 510 ईस्वी की है। कब की है? 510 ईस्वी की है। जो एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो एरन अभिलेख है ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। एरन अभिलेख वर्तमान के मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कहां पर? वर्तमान के मध्य प्रदेश के सागर जिले के बेतवा नदी के तट पर है। कहां पर है? ध्यान रखेंगे। जो भानुगुप्त है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि भानुगुप्त के सेना नायक गोपराज की पत्नी को गोपराज के जो चिता होती है उस पर जिंदा जला दिया जाता है। इस प्रकार से यह घटना इतिहास की प्रथम सती प्रथा की घटना कहलाती है, जिसके प्रामाणिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं
भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जो 510 ईस्वी का है। यह वर्तमान के मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, जो बेतवा नदी के तट पर विदिशा से कुछ दूरी पर स्थित है। इस बात को आप समझ जाएंगे, ठीक है। और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रबल प्रयास किए गए थे और इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में पूर्णतः सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, अधिनियम नंबर 17 के तहत। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आगे है। अब गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन होता है? अंतिम शासक है, उनका नाम है कुमारगुप्त तृतीय। क्या नाम है? कुमारगुप्त तृतीय। समझ जाएंगे ना, कोई दिक्कत यहाँ पर? एक बार फिर से, कुमारगुप्त कार्तिकेय के उपासक हैं, ठीक है। मयूर शैली के सिक्के चलवाए और जो कुमारगुप्त हैं, इन्होंने विज्ञापन के तौर पर सर्वप्रथम क्या किया था? अभिलेख का प्रयोग किया था, ठीक है, महेंद्रादित्य के उपाधि। उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त के समय में सर्वाधिक पूर्ण आक्रमण होते हैं और पूर्ण आक्रमण समझ लेना, नाम जो था पूर्ण आक्रमण जो होता है उसका नाम कुछ होगा ना, उसका नाम है मिहिर भोज। क्या नाम है? मिहिर कुल, नाम मिहिर भोज, समझ जाएंगे ना। और इसके बाद एक आता है तोरमाड़। क्या नाम है? तोरमाड़, ये नाम है, ठीक। ये सब आक्रमण खूब कसके करते हैं। इस प्रकार ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक पूर्ण आक्रमण किसके समय होते हैं? स्कंदगुप्त के समय। लेकिन 466 ईस्वी तक आते आते पूर्णों को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर देते हैं और इस प्रकार से गुप्त वंश का अंतिम पावरफुल शासक स्कंदगुप्त कहलाते हैं। समझ जाएंगे ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। एक करते हैं सिक्कों पर, ठीक है, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं सिक्कों पर। ध्यान दीजिए, जो सिक्के हैं, सिक्कों में अक्सर पूछा जाता है आपसे सवाल कि सर्वाधिक रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए, ठीक है, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सर्वप्रथम गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के चलाए, उनका नाम है हिंद यवन शासक। क्या नाम है? हिंद यवन शासक, ठीक है, जिसे इंडो ग्रीक भी कहते हैं। इसमें इंडो ग्रीक, तो सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए? इंडो ग्रीक शासकों ने। समझ जाएंगे ना। उसके बाद सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो उनका नाम होगा कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। अब कुषाणों में भी बात पूछा जाए तो सबसे पहली बात आप जानते हैं, कुषाण वंश का संस्थापक कौन होता है? कुदुर्कटिसर, विमकटिसर और कनिष्क। तो सबसे ज्यादा शुद्ध किसने चलाए? तो हो जाएगा कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। ध्यान रखेंगे। उसके बाद सर्वाधिक रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो आंसर आपका आ जाएगा, उसका नाम है गुप्तों ने। किसने? गुप्तों ने। और गुप्तों ने सर्वाधिक रूप से सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सबसे ज्यादा मिलावटी थे। क्या थे? मिलावटी। समझ जाओ ना। तो मिलावटी थे, यानी संख्या में सर्वाधिक किसने चलाए? गुप्तों ने। क्वांटिटी में सबसे ज्यादा किसने चलाए? यानी शुद्ध कुषाणों ने। सबसे पहले किसने चलाए? हिंद यवनों ने। इतनी बात याद रखोगे। आइए चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? आंसर हो जाएगा मौर्य एम्पायर। ठीक, मौर्यों ने चलाए चांदी के सिक्के सबसे पहले, लेकिन सर्वाधिक चांदी के सिक्के किसने चलाए? आंसर हो जाएगा गुप्तों ने चलाए। समझ जाओगे। उसके बाद शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो शीशे के सिक्के अक्सर सवाल पूछा जाता है, आंसर हो जाएगा सातवाहनों ने चलाए। नहीं, सातवाहन शासकों की मुख्य विशेषता क्या है? इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए। ठीक है, तांबा, प्रोटीन ये सब चलते थे, लेकिन जो नए नवीनतम चले हैं इनकी बात होती है। समझ जाओगे। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद।